मजहबी वोट बैंक बना बवाल, हाई कोर्ट ने भी दागे सवाल, शक्ति पर सियासत। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। ग्रेटर नोएडा में बनी अवैध दीवार एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने गिरवाई तो सियासी गलियारों में मानो भूचाल आ गया हो। इस सियासी भूचाल की तीव्रता राजनीति के पैमाने पर इतनी ज्यादा थी कि दुर्गा की तैनाती की बुनियाद हिल गई। 41 मिनट के भीतर दुर्गा जी का निलंबन पत्र लखनऊ का रास्ता नापकर नोएडा आ गया। अवैध दीवार ईंट गारे से ही बनी थी, लेकिन अब दीवार पर राजनीति का बदसूरत और बदबूदार रंग चढ़ाया जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी दिल्ली से हमारे साथ हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे, आमिर हैदर साहब मौजूद हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। विजय बहादुर पाठक हमारे साथ हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार फायर ब्रांड प्रवक्ताओं में से एक हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के वो कई सारे नेता जो छोटे छोटे मुद्दों पर बड़ी बड़ी बातें करने के लिए कुख्यात हैं, आज इस बहस पर हमने उनको भी बुलाया था। वो नेता जो छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े एसएमएस हमें भेजते हैं कि साहब इसको जरा अच्छे से चलवा दीजिएगा, जरा इसको बड़ा करके चलवा दीजिएगा, आज इस बड़े मुद्दे पर वो छोटे मझोले और बड़े नेता कन्नी काटते नजर आए। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की तरफ से मानो नुमाइंदगी ना करने की ठान ली है इन नेताओं ने इस गंभीर मुद्दे पर। यह और ज्यादा चिंता का विषय है। तो अगर सवाल यह हो कि एक एसडीएम को सस्पेंड करवाने में कितना वक्त लगता है, तो समाजवादियों का जवाब अब होगा बस 41 मिनट। सस्पेंशन ना हो मैगी, सस्पेंशन ना हो इंस्टेंट कॉफी, बस तुरंत, बस 2 मिनट। एसडीएम दुर्गा के सस्पेंशन पर अब राजनीति का रंग चढ़ गया है। इस सियासी उठापटक के बीच ये अभी तय नहीं हो पाया कि सस्पेंड करने की असली वजह क्या थी, खनन का खेल या वोटों की रेल या राजनीति और रसूख गांठने की रेलम पेल। दीवार गिराने के नाम पर नेताजी ने 41 मिनट के भीतर एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को बुनियाद समेत उखाड़ फेंका। दीवार गिरने की खबर मिली तो समाजवादियों के दिल दरक गए और 41 मिनट में एसडीएम को सस्पेंड कर दिया। भाटी साहब ने बहादुरी का अद्भुत, अतुलनीय, अनसुना प्रदर्शन किया था। इतनी बड़ी बात थी, पेट में पच नहीं रही थी, इसीलिए अपने इस कौतुक को कौतूहल में लपेटकर वोटर भाइयों के सामने बांच रहे थे और भाटी की भाषा भारतीय संस्कृति पर रो रही थी। मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से बात हुई है, 10:30 से माननीय अखिलेश जी से बात हुई है और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। औरत में इतनी बेहूदगी यहाँ की, वो उस घंटे को 40 मिनट में मिल पाई। 41 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होकर छपके यहाँ शामिल हो गया कलेक्टर के यहाँ। उसको पता चल गई 11:11 पे कि तू सस्पेंड हो चुकी। सुबह फोन किया था हरदीप जी का, मैं उनसे भी कह रहा था, मैंने कहा आप फोन कर रहे हो, मुझे रात को 10 बजे शमशाद में बता दें कि दीवार गिरा दिया और मैंने कार्रवाई भी पूरी कर दी है। आप निश्चिंत रहो, आपको आज ही रिजल्ट मिल जाएगा। तो सुबह ही बता रहा था, तभी मैंने फोन रखा है, तभी एसएसपी का फोन आया कि एसडीएम का सस्पेंशन आदेश रात को रिसीव हो गया है। मुझे तो पता थी, लेकिन विधिवत उन्होंने बताया। डीजीपी का फोन आया, देवराज नगर आपी के पड़ोसी, सुबह से 2 बार डीजीपी से बात हो चुकी। नोएडा में था तब भी आया, सुबह घर पे था तब भी आया। और हमने कहा भैया तुम वहीं धनकौर में ही खेला होगा, तेरी बगल के स्कूल के बगल में ये हुआ नहीं कि तेरे लोगों ने ये जाति की है, तेरा इलाका है, कुछ कार्रवाई। अपने बड़बोलेपन की साहित्यिक व्याख्या के बाद अब बारी सफाई की थी। बताया कांग्रेस और बीजेपी की बुलाई बैठक में सद्भाव बनाने गए थे। मीडिया पूर्ण विरोध से चीजों को पेश कर रहा है और मैंने वहां 28 तारीख को जिस मीटिंग में दिया था वो बसपा कांग्रेस की ही बुलाई हुई मीटिंग थी, मैंने नहीं बुलाई। मैंने लोगों को शांति की अपील की थी, मैंने उनको ये मुद्दा अब सियासी हो गया है। 16 से 18% मुस्लिम वोट हैं
मस्जिद का मामला है, रमजान का महीना है, ईद आने वाली है और लोकसभा चुनाव भी दूर नहीं है। इसीलिए अब समाजवादियों के सुरों में अल्पसंख्यकों का आलाप है। विपक्षी भी सवालों का सामियाना ताने घूम रहे हैं। अब अखिलेश जी ने नागपाल को नाक का सवाल बना लिया है। जो भी रिपोर्ट आई है उसके साथ साथ और भी रिपोर्टें हैं, एलआईयू की भी रिपोर्टें हैं, और भी जानकारियां हैं, वो भी जानकारी करनी चाहिए। दुर्गा पर मचे द्वंद्व का धुआं हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नागपाल के निलंबन पर रोक लगाए बिना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से जवाब तलब किया। उधर नया नया निशान पाए आप वालों से भी दुर्गा की दुर्दशा देखी नहीं गई और दुर्गा को अपनी शक्ति राजनीति में आजमाने का न्योता दे दिया। आम आदमी पार्टी ने अपील की है दुर्गा शक्ति नागपाल से कि आईएएस बनके वो जो लड़ाई लड़ना चाहती थी वो लड़ाई वो अभी लड़ नहीं पाएंगी। वहां से ये जो कुछ अखिलेश सरकार ने किया, मुलायम सिंह यादव ने जो एटीट्यूड दिखाया है, उससे ये लग रहा है कि ईमानदार आईएएस अधिकारी अभी नौकरी ठीक से कर नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को अब आईएएस की नौकरी छोड़ के ऐसे हालात बनाने के लिए काम करना चाहिए कि एक ईमानदार अधिकारी वास्तव में ईमानदारी से नौकरी कर ले, वो चाहे आईएएस हो, इंजीनियर हो, आईपीएस हो, कोई भी हो। ग्रेटर नोएडा में गिरी दीवार की धमक अब पूरा देश सुन रहा है। दीवार की बिखरी ईंटों की तरह ही वक्त ने सबके वक्तव्य बिखेर कर रख दिए हैं। अखिलेश कह रहे हैं एलआईयू की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई है। महान नेता नरेंद्र भाटी इस कारनामे के लिए अपनी पीठ ठोक रहे हैं। डीएम साहब ने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। पुलिस तनाव की बात को मजाक बताती है, लेकिन समाजवादियों की हसरत धर्म की इस दीवार पर भविष्य में ताज टिकाने की है, फिर चाहे बलि नौकरशाही की हो या नागपाल की। भरत यादव, समाचार प्लस। चलिए इस मुद्दे पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। फिर ये बात कहना चाहता हूं कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के कई साथियों को हमने लगातार इस मुद्दे पर बात करने के लिए आमंत्रित किया। आज सुबह से लेकर अब तक कोई भी तैयार नहीं हुआ। वो छोटे छोटे नेता जो बड़ी बड़ी खबर चलाने के लिए हमसे मनुहार करते हैं, वो तक इस मुद्दे पर तैयार नहीं हुए, इस बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए। ये क्या है मुझे नहीं पता। विजय बहादुर पाठक जी, ये अंधेरगर्दी कब रुकेगी? हम अव्वल तो काम करेंगे नहीं, जो काम करेगा उसकी भी टांग तोड़ देंगे, काम नहीं करने देंगे। और उसके बाद हम एक महिला के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अमिताभ जी ने सुबह कहा कि नरेंद्र भाटी के शब्द ऐसा लग रहा था मानो दादा कोंकड़े की फिल्म के डायलॉग या स्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हों। ऐसे दादी जो बलात्कारी हैं, जो व्यभिचारी हैं, जो पशु तस्कर हैं, जो हत्यारे हैं, इनको आप मंत्रिमंडल में शामिल किए हुए हो, और जो ईमानदार महिला काम करती है उसके ऊपर आप एक विशेष मजहब का लेबल लगाकर उसे चलता कर देते हो। ऐसे उत्तम प्रदेश बनाएंगे हम? पाठक जी देखे तो ली आज 7 दिन हो गया है एक ईमानदार महिला अधिकारी के निलंबन के नाते। ठीक है, हम राजनीतिक बयानबाजी यहां कर लें और बहस कर लें, पर आप सोचिए कि 1-1.5 साल की नौकरी में अगर निलंबन हो जाए और उसकी इतनी चर्चा हो जाए तो कितनी सामाजिक रूप से कितनी प्रताड़ना हो रही होगी। विजय जी 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। एक बात मेरे स्मरण में आई, वो जरूर दर्शकों के सामने जाए। आज शायद कम लोगों को जानकारी होगी कि हाई कोर्ट में जजेस ने क्या टिप्पणी की। जब पिटीशन पीआईएल सामने आई तो 2 जज जो थे बेंच में, उन्होंने क्या टिप्पणी की, मैं उस टिप्पणी के आरंभिक शब्द कोट करता हूं अपनी जिम्मेदारी के साथ। जजेस ने मालूम क्या कहा विजय जी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के 2 माननीय न्यायाधीशों ने कहा, इससे आप अंदाज लगा लीजिएगा कि हाई कोर्ट की मनस्थिति क्या है। हम कहें तो मत मानिए, पाठक जी कहे मत मानिए, हैदर साहब कहे मत मानिए, अतुल कहे तो मत मानिए, अदालत को तो मानेंगे। जजेस ने कहा अभिलेख, मैं कोट कर रहा हूं जजेस के उसको, उनके ऑब्जर्वेशन को, अभिलेख देखने के बाद हमको लगता है कि दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपने पद की जिम्मेदारी पूरी दृढ़ता और ईमानदारी के साथ निभाई है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जजेस ने कहा, जो पीआईएल सुन रहे थे। इसके बाद भी किसी का सर्टिफिकेट चाहिए क्या दुर्गा शक्ति को?
मुझे नहीं लगता कोई सर्टिफिकेट चाहिए। और विजय भाई, आजम खान और नरेश अग्रवाल सरीखे नेता, राम आश्रय सरीखे, कुशवाहा सरीखे नेता, अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा के डीएम के रविकांत के पीछे पड़ गए। वो कह रहे हैं साहब इनकी शय थी, एसडीएम को निपटाया, अब इनको निपटाओ। और अमिताभ जी को भी 10 बजे सुन रहा था जब नागपाल जी का वीडियो आपका चल रहा था। जी जी। तो मैं आपको सुन रहा था जी। लेकिन आप खुद देखिए ना, इन 7 दिनों में उस महिला की मनस्थिति पर क्या असर पड़ेगा। एक तो वैसे ही नौकरशाही को इन 15-16 महीनों में क्या उसकी हालत हुई, आपने देखा कि हरिशंकर पांडे का मामला रहा हो, चाहे नवनीत राणा का मामला रहा हो, चाहे ये सारे मामले रहे हो, और एक तो वैसे डिमोरलाइज है। इसके कारण जिस विकास पुरुष के नाम पर, जिस भरोसे के साथ अखिलेश यादव सरकार में आए थे, उसी भरोसे का कत्ल हुआ। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं। एक तो 1 साल पिछले 56% बजट सरकार नहीं खर्च पाई, इस तिमाही में भी कोई पैसा नहीं खर्च पाई, और अब जो स्थिति हो रही है, इस स्थिति पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। नागपाल के बाद, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सुबह से जब से ये बुलेटिन चला है तब से नागपाल पर चर्चा हो गई है। और नागपाल के इस वक्तव्य के बाद जो दिखाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जैसी संस्था पर झूठ बोलने के आरोप जिम्मेदारी से लगाए जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यह बात कर्नाटक में कही कि प्रशासनिक आधार पर किया गया है, कल भी इस बात को जोर देकर कहा, और जब जोर देकर कहा तो दूसरी बात साबित होती है, तो कोई तो झूठ बोल रहा है ना। और पाठक जी, आपकी बात को, पाठक जी आपकी बात को मैं और आगे लेकर जाता हूं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई हुई। क्या मुख्यमंत्री जी ये भूल गए कि LIU की जो जिला इकाई होती है उसका सर्वे सर्वा डीएम होता है शासन स्तर पर, और पुलिस के स्तर पर SSP होता है। 3 रिपोर्ट बनती है LIU की, एक हेडक्वार्टर में लग जाती है, फाइल में पंच हो जाती है, एक SSP के पास जाती है, एक डीएम के पास जाती है। डीएम और SSP उसमें अपने कमेंट लगा के एक भेजते हैं गृह सचिव के, एक भेजते हैं डीजीपी के पास, एक भेजते हैं गृह सचिव के पास। सबसे राजधानी का जो शहर है, पिछले 3 दिनों से झंझावात में जूझ रहा है, रोज उपद्रव हो रहे हैं, रोज गोली, यहाँ गोली कल चली है, आज भी उपद्रव हुआ है। कोई LIU रिपोर्ट क्यों नहीं दे दी? जिस रिपोर्ट LIU की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, और जिस जिलाधिकारी के रिपोर्ट पर कार्रवाई की बात नरेश अग्रवाल और आजम खान साहब कर रहे हैं, वह जिलाधिकारी की रिपोर्ट समाचार प्लस पर नहीं पहुंची थी। वो अमिताभ अग्निहोत्री और अतुल अग्रवाल को उन्होंने नहीं भेजा था जी। वो रिपोर्ट तो लीक हुई, और लीक हुई तो जानकारी हुई, तब में उस पर बहस हो रही है। सरकार बताए कि डीएम की रिपोर्ट क्या है। और पाठक जी, मैंने LIU की रिपोर्ट देखी, मैंने LIU की रिपोर्ट कल देखी। हमारे एक मित्र हैं, वो नोएडा के LIU दफ्तर में काम करते हैं, सीनियर पोजीशन पर हैं। मैं उनके पास, उनके घर गया था। LIU के अधिकारी के घर पर वो फाइल पड़ी हुई है। सोचिए आप, अंधेरगर्दी देखिए। हमारे मित्र से नाम नहीं ले सकते क्योंकि हम पत्रकारों के भी कुछ सूत्र होते हैं खबर निकालने के, ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं। उन्होंने वो फाइल दिखाई, उस LIU रिपोर्ट में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि धार्मिक सौहार्द बिगड़ जाता दुर्गा शक्ति जी की कार्यवाही से। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी को क्या दिवा स्वप्न हुआ? अतुल जी, मैं यही कह रहा हूं ना कि मुख्यमंत्री जैसी संस्था पर यह स्थिति बनी है कि हमको यह कहना पड़ रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख स्थिति में है, मुख्यमंत्री है राज्य के, और जब वही झूठ बोलेंगे, उसी वह नौकरशाही उन्हीं के नियंत्रण में है। और हैदर साहब, अपनी ही गलती के बचाव में आप झूठ बोलकर काम चलाएंगे। जी जी जी। और हैदर साहब, बात नहीं है ना। हैदर साहब, मैं आपसे राजनीतिक और मजहबी दोनों सवाल पूछूंगा अपने एक ही सवाल में। इस्लाम में जहां तक मुझे पता है, हमारे कई सारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि किसी भी विवादास्पद जगह पर अगर आप सजदा करते हैं तो वो कबूल नहीं होता, वो शरीयत के हिसाब से सही नहीं माना जाता। क्या ऐसा है? बिल्कुल सही है जी। अगर ऐसा है तो उस विवादित जगह पर कब्जा करके जबरन दीवार बना के वहां पर मस्जिद का निर्माण कराना एक साजिश थी। और जिस दीवार को गिराया हुआ बताया गया, वो दीवार केवल 4 घंटे पुरानी थी, 4 इंच की ईंटों की दीवार थी, और जिसको नरेंद्र भाटी के लोगों ने बनवाया और गिरवाया, और एसडीएम के खिलाफ एक साजिश रची और एसडीएम को टेंटेड कर दिया। अमीर हैदर साहब,
जी ऐसा लगता है कि ये एसडीएम जो है अभी नए आईएएस है, अभी 1.5-2 साल हुआ था। तो नौजवान ये चीज नहीं कर सकता, पुराने होते तो जानते खनन वालों से पैसा लेते। हाँ। ये भी इससे नहीं कराया जा सकता, ये तो चाहती इसका पूरा करियर पड़ा हुआ है। हाँ। इसलिए इसने 300 टैंकर पकड़े, उसके बाद 2400 उसने पकड़े, उसके बाद 2 करोड़ जुर्माना किया। ये इतनी सख्त कार्रवाई की, मुझे लगता है कि वो भाटी साहब अपने को दिखा रहे हैं कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, 1 मिनट डीएम हो, एसपी हो, बगैर मेरे इशारे के 41 मिनट के अंदर चले जाएंगे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हिल के रह जाएगा। क्योंकि उनका अगला इलेक्शन दिखाई पड़ रहा है और मुस्लिम वोटर जो है इतना अब नहीं बेवकूफ रहते, आगा पीछा सोचता है। अगर विवादित जगह थी तो एक रात उजाने में क्या था, फोर्स लगा देते, वहां पे कुछ ना होता और उसके बाद डीएम की रिपोर्ट आ जाने देते, एसपी की रिपोर्ट आ जाने देते। जो कहते हैं एलआईसी की रिपोर्ट है, तो डीएम के एसपी के थ्रू आती, डीएम की रिपोर्ट आती, उसके बाद कोई फैसला लेते। अभी लखनऊ में जैसा हमारे मित्र ने कहा कि लखनऊ में 4 दिन से फसाद हो रहा है और यहाँ पे एक बहुत बड़े मंत्री का एक नातेदार बैठा हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 4 दिन मेरे राजधानी के अंदर है, बाहर नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और यहाँ पे अगर आप कहते हैं माइनॉरिटी के हमदर्द है, तो शिया सुन्नी दोनों माइनॉरिटी में आते हैं। यहाँ जो भी मारे जा रहे हैं इसका मतलब माइनॉरिटी का आदमी मारा जा रहा है, तो आप कहा कि हमदर्दी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और यहाँ पे अगर आप कहते हैं माइनॉरिटी का हमदर्द है, तो शिया सुन्नी दोनों माइनॉरिटी में आते हैं। यहाँ जो भी मारे जा रहे हैं इसका मतलब माइनॉरिटी का आदमी मारा जा रहा है, तो आप कहा कि हमदर्दी। मेरे हिसाब से माइनॉरिटी को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ। वो चाहते ही वोट बैंक की राजनीति हो रही है और मैं समझता हूँ आने वक्त में इलेक्शन तक पब्लिक को होशियार रहना पड़ेगा। कम्युनल राइट भी होंगे। हाँ। बात के झगड़े भी कराए जाएंगे। हाँ। धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल सियासी किया जाएगा। हाँ। अफसोस की बात है धार्मिक स्थलों का प्रयोग बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि। हैदर साहब, प्रशासनिक प्रक्रिया को जो जितना थोड़ा बहुत जो मैं समझता हूं, उस प्रशासनिक प्रक्रिया में आशंकाओं पर कार्रवाई नहीं होती। कल बाबा हरदेव हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि आशंकाओं पर किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई आप कैसे कर सकते हैं? आपको अपने एसएसपी पर भरोसा नहीं, आपको अपने डीएम पर भरोसा नहीं, आपको अपने एसडीएम पर भरोसा नहीं, जो हेड कांस्टेबल एलआईयू का है उस पर भरोसा आप कर रहे हैं और आप एसडीएम को नाप रहे हैं। ये तो अंधेर गर्दी हो गई कि शायद इस चीफ मिनिस्टर को जो नौजवान है उसको उन्हीं के लोग फेल करना चाहते हैं। हाँ। बाहर के दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। हाँ। 4-5 बैठे हुए हैं जो चीफ मिनिस्टर का काम कर रहे हैं। ये ठीक से अखिलेश का भी नहीं कर रहा। साहब की इस बात से सहमत नहीं हूं। पूरे यहाँ पर जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो मुख्यमंत्री की जानकारी में है। नरेंद्र भाटी ने खुद कहा आप यहाँ की मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई। हाँ। इसलिए जो लोग तर्क दे रहे हैं बात मुख्यमंत्री की जानकारी को रहा है, एक चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहा है। यहाँ 5 चीफ मिनिस्टर है। हैदर साहब, अरे 5 हो कि 8 हो, आने वाले दिनों में ये संख्या 7 हो सकती है या 12 हो सकती है। वो अलग अलग वक्त का तकाजा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि खनन माफियाओं ने अगर कार्रवाई नहीं करवाई मैडम के खिलाफ तो किसने करवाई? क्योंकि अगर किसी मस्जिद की दीवार को या किसी मंदिर की दीवार को कोई हाथ भी लगा लेता तो भाई कहीं तो जिंदाबाद मुर्दाबाद होता। कहीं पर मुल्ला मौलवी आते कि नहीं आते? रमजान पाक का महीना चल रहा है, कहीं तो कुछ होता। मुझे एक ऐसा मौलवी नहीं मिला जिसने बताया हो कि साहब रमजान पाक के महीना में इतना बड़ा अपराध कर दिया इस महिला ने। एक व्यक्ति नहीं मिला मुझे वहां पर। और राम आश्रय कुशवाहा जुड़ गए हमारे साथ। चलिए राम आश्रय कुशवाहा जी, बहुत स्वागत समाचार प्लस पर आपका। नमस्कार अतुल जी। भाई साहब मुझे बताइए जी, बहुत देर बाद हमारा आपका जुड़ाव हुआ। दिल का जुड़ाव तो बहुत पुराना है लेकिन दिल का जुड़ाव बहुत देर बाद थोड़ा लेट हुआ था ना। हाँ, ये बताइए अब इस पूरे मामले पर क्या होगा? कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट ने तमाम रिकॉर्ड तलब किए हैं कि जब दुर्गा शक्ति चार्ज में थी तब कितने खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, जब उनको हटाया गया तब से लेकर अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। और जो समाचार प्लस की जानकारी है, जिस रात को कार्रवाई की नरेंद्र भाटी साहब ने कार्रवाई करवाई, उस रात को 300 ट्रक बालू का जो है वो खनन हुआ। और मैं गांवों के नाम बता रहा हूं जहां से खनन हुआ, जरा सुन लीजिए आप। ये जो अवैध बालू का जो खनन किया गया, ये खनन इन्होंने किया है। गांव है जगनपुर, अफजलपुर, जगनपुर दोआब, दनकौर, अट्टा, गुजरनपुर, गुनपुरा, फलेदा, टेकपुर, शेरगढ़, मेहंदी और घरबरा। ये सभी इलाके नरेंद्र भाटी जी के अंडर में हैं। तो वहां पे और दूसरा कौन सा खनन माफिया पैदा हो गया? देखिए अतुल जी,
मैं स्पष्ट थोड़ा आपको कर दूं। जी, आपकी रिपोर्ट भी ठीक हो सकती है, मैं ये नहीं कहता हूँ रिपोर्ट गलत है। अरे मैं नाम ले रहा हूं, ओमेंद्र। नहीं, एक बालू रिपोर्ट माफिया है गलत ओमेंद्र नहीं सिंह। हो सकती, मैंने ओमेंद्र कहा सिंह कि नरेंद्र थोड़ा- भाटी का राइट हैंड है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से एसडीएम ने पिछले 1 वर्ष से आप ही लोगों ने बताया है और एसडीएम भी बताएंगे आपको, पिछले 1 वर्ष से लगातार एसडीएम 20 एफआईआर दर्ज करा चुकी है खनन माफियाओं तो के गलत खिलाफ। किया उन्होंने, नहीं, अपराध किया, कराया। 24 डंपर पकड़ लिए, 300 टैंकर जब्त किए। तो पूरी बात सुन लीजिए जी, उन्होंने कराया और तमाम गाड़ियां जब्त किया, एफआईआर दर्ज किया, लोग गिरफ्तार भी हुए, जेल भी गए, ठीक हाँ। है, कुछ फरार हो गए। ये सब कुछ हुआ। उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने शाबाशी भी दिया। नहीं, आज से 2 महीना पहले सस्पेंड कर सकते थे यदि खनन माफियाओं के दबाव में आते। तब ओमेंद्र पर हाथ नहीं डाला था। तब दुर्गा शक्ति नागपाल ने, जो नरेंद्र भाटी के मुंह बोले पुत्र हैं ओमेंद्र सिंह, उस पर हाथ नहीं डाला था। ओमेंद्र सिंह पर हाथ डालने के बाद ये पूरा तमाशा हुआ। वाकई आप देख रहे हैं, नरेंद्र भाटी से बड़े बड़े नेता हमारे दल में हैं, हाँ, जिनके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई किया है यदि वो गलत इंसान पाया गया है। हाँ। किसी को उठा के देखिए, हाँ। चाहे कैबिनेट मंत्री रहा हो, चाहे राज्य मंत्री रहा हो, हाँ। सभी के अच्छा, खिलाफ नरेंद्र भाटी का कार्रवाई एक किया महिला है। के खिलाफ इस तरह का दुअर्थी मीनिंग वाला बयान देना, वो वीडियो आपने देखा कि मैं दोबारा दिखाऊं? नहीं, वो तो बयान जो दिया गया था भाषण में, उन्होंने सही जो है? कहा है वो सही है? उन्होंने एक ही बात कहा कि मैंने ये शिकायत मुख्यमंत्री जी से किया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से किया। नहीं, उन्होंने सुनिए, उन्होंने कहा कि वो मेरा डंडा 41 मिनट तक भी ना झेल सकी। ये कैसी बेहुदा औरत है। ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप किसी आईएएस अफसर के लिए, किसी महिला के लिए? वो महिला आपकी बेटी हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है। नहीं, खैर ऐसा अभी इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले चुके होंगे इस मामले को, और आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी न्याय करते हैं, और कोई गलत ये अरे माननीय मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि एलआईयू की जो 2 फित्ती वाला हेड कांस्टेबल है उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई, उनको डीएम की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं, एसडीएम की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं, उनको एसएसपी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं। अब आजम खान, नरेश अग्रवाल ने कसम खा ली, शायद आप भी उन नेताओं की सूची में शामिल हैं कि अब डीएम को हटाओ। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो उसकी जांच करें और उसमें जो भी विशेषाधिकार भी तो संविधान के दायरे में है ना। ये कोई राजा महाराजा तो नहीं है कि रियासत काट दी, जाओ भाई कुशवाहा जी आप नरेश हो गए, आपको एक रियासत दे दी गई। भाई संविधान के दायरे में विशेषाधिकार होता है ना, ये परिभाषित है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स में। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में ले रहे होंगे और अतुल जी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मैंने आपको बताया, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले रहे होंगे इन सब बातों को, और उसमें जो उचित होगा वो जरूर करेंगे। अरे भाई, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के नाम पर आपने एसडीएम साहिबा के ऊपर तलवार चला दी, लेकिन एक जो अभद्र नेता जिसके खिलाफ हत्या का मुकदमा लंबित है, जो मंत्री कैबिनेट मंत्री है, यूपी एग्रो का चेयरमैन है, जो चुनाव हार चुका, जो अभी आगामी लोकसभा चुनाव में आपको उम्मीदवार है, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, भाई वो क्या इनजस्टिस कर रहा है, वो भी तो देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा। मैंने जैसा कि कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत सुलझे हुए माननीय नेताजी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब बातों को संज्ञान में ले रहे होंगे। हाँ। वेट सम टाइम, आप देखेंगे कि जो उचित होगा जरूर कार्रवाई। अब पता नहीं समाजवादियों का उचित क्या होता है भाई साहब, आज तक मुझे समझ ही नहीं आया। जो आपका उचित है वही हमारा समाजवादियों का उचित। नहीं, व्यक्तिगत तौर पे तो मेरा और आपका उचित ठीक होता है, लेकिन जब पत्रकारिता की बात आती है, राजनेताओं की बात आती है, तो उचित डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए आप एक राष्ट्रीय महासचिव से सवाल कर रहे हैं, मंत्री से पूछ रहे हैं, तो उसी भाषा मैं भी बोल रहा हूँ। जी, जरा पाठक जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पाठक भाई कुछ बात कहेंगे? नमस्कार कुशवाहा जी। जी नमस्कार, कैसे छोटे भाई पाठक जी? ठीक है भाई वो दंगे की आशंका पर तो आपने सस्पेंशन करवा दिया, लेकिन लखनऊ में पिछले 4 दिनों से दंगे हो रहे हैं, वहां कोई कार्रवाई मुख्यमंत्री संज्ञान में नहीं लिए, उनको गोवा तक आप ही फोन कर देते। यहाँ डीएम और एसपी दोनों वैसे ही बैठे हुए, 4 दिन से हो रहा, दोनों मुसलमानों के बीच हो रहा है। अरे एलआईयू वाले गोवा जवाब ले लीजिए जरा। ये माइनॉरिटी पाठक जी का जवाब मैं दे दूं, अतुल जी जरा पाठक जी का जवाब। आमिर साहब जरा सुन लीजिए कुशवाहा जी को। जी
पाठक जी का जवाब मैं देना ये चाहता हूं कि जो ये नोएडा वाला कांड हुआ है उसमें मुख्यमंत्री जी अब जांच भी करा लेंगे। उसमें सीधे सीधे आरोप ये लगा था कि एसडीएम ने जाकर के दीवार को गिराने का काम किया। तो वो जो दीवार मस्जिद की बन रही थी उस गांव में 90% मुसलमान रहता है और वो किसान अपने खेत में मस्जिद बनवा रहा था और चंदा दे के बनाई जा रही। हाँ। इससे नाराज होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई किया कि ऐसे सुनिए कुशवाहा जी, माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे साल 2005 का एक फैसला, एक अध्यादेश माननीय मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी यादव लेकर आए थे। मिनिस्टर्स की कैबिनेट मिनिस्टर्स की उस बैठक में उसको रखा गया था, उसको लागू कराया गया था। उत्तर प्रदेश में ये लागू हुआ, वो ये कि धार्मिक स्थल हो वो सार्वजनिक जगह पर हो या अपने घर पर हो, उनका निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक शासन की इजाजत ना ले ली जाए। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर इस मस्जिद के निर्माण की इजाजत किसने दी? निश्चित रूप से शासन ने ही दिया होगा। नहीं दी है। इस मस्जिद की निर्माण की इमारत की इजाजत किसी ने नहीं दी कुशवाहा जी। बात पहली ये, और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये है कि कोई भी धार्मिक स्थल अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया जाता हो तो उसे तुरंत हटा दिया जाए। बांदा से लेकर बहराइच तक और गाजीपुर से लेकर गोरखपुर तक कई ऐसे मंदिर थे जो अतिक्रमण अभियान में हटा दिए गए। तब तो बवाल नहीं हुआ, तब तो कार्रवाई नहीं की आप लोगों ने। इजाजत की जरूरत नहीं है। यदि आप अपनी निजी जमीन में मंदिर बनवा रहे हैं तो प्रशासन शासन की इजाजत लेने की क्या जरूरत? नहीं, बिल्कुल जरूरत है। आज 2005 का मुलायम सिंह जी का जरा वो जो अध्यादेश था उस सरकार का देखिए, उसमें ये कहा गया कि अगर आप अपने घर में पूजा घर बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उस पूजा घर का या धार्मिक स्थल का इस्तेमाल आस पड़ोस के लोग करते हैं तो आपको इजाजत लेनी होगी। तो क्या वो जो मस्जिद बन रही थी अवैध जमीन पर, क्या वो सिर्फ एक मौलवी साहब के लिए बन रही थी या पूरी लोकलिटी के लिए? चलिए, देखने की जरूरत है, इस कानून को भी देखने की जरूरत है ना? मैं जो कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कुशवाहा जी, मैंने पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ। और वो एसडीएम को भी और नरेंद्र भाटी को भी देख रहे हैं, उनका अपना विशेषाधिकार है, कुछ न कुछ जरूर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरकार विशेषाधिकार की गजब बात हो गई। जवाब देने की बहुत स्थिति में है नहीं है जी। पाठक जी, ये विशेषाधिकार नाम की चिड़िया क्या है? पाठक जी, विशेषाधिकार तो संविधान के दायरे में होगा ना। ये राजतंत्र नहीं है कि खुश हुए ताली बजाई माला निकाल के दे दी, जाओ ले जाओ। देखिए अतुल जी, इस पूरे मामले पर इन लोगों से हुई है गलती। हाँ। उस गलती पर पर्दा डालने के लिए एक के बाद गलतियां होती जा रही हैं। हाँ। जनता इन बातों और नरेंद्र भाटी जी ने मुलायम सिंह जी को, अखिलेश जी को गुमराह किया। गलती में एक प्रतिभाशाली महिला जो सबसे बड़ी परीक्षा पास करके आई है, हाँ। उसके साथ ये घटना हो रही है, दुख इसी बात का है। और बाकी तो गलती देखिए हुई है। हाँ। इस गलती को ठीक चाहे जितनी किसी भी करें, देखिए मेरे हिसाब नहीं है, मेरे हिसाब सरकार को जिम्मेदारी। हैदर साहब, नरेश अग्रवाल साहब नोएडा के डीएम को निपटाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि नेताओं को जनता के बीच में जाकर बहुत सारी बातें करनी होती हैं। एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने सरकार के आदेश का पालन किया है। दुर्गा शक्ति नागपाल को व्यक्तिगत तौर पर कोई शिकायत नहीं है, उनको और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये नरेश अग्रवाल साहब कह रहे हैं। आज 1 घंटे अनीता सिंह जी जो मुख्यमंत्री की सचिव हैं, उन्होंने 1 घंटे आज काउंसलिंग की है दुर्गा शक्ति नागपाल की कि देखो कहीं कोई कितना भी कहे बहकना नहीं, कोई शिकायत मत दर्ज कराना, कोई बात नहीं करना, और ऊपर से लालच दिया जा रहा है। अमिताभ जी ने आपने इतना उठा दिया है, इसलिए इस पे बाद में पुनर्विचार किया जा रहा है, वरना इसकी जरूरत क्या थी? हाँ। रात में सुबह डीएम की रिपोर्ट आ जाती, एसपी की रिपोर्ट आ जाती, हाँ। उसके बाद कार्रवाई यही कर देते। हाँ। अगर विवादित जगह थी तो रोक देना चाहिए था रात भर में। हाँ। रात भर में क्या गुनाह हुआ जा रहा था? हाँ। लखनऊ के अंदर ऐसे झगड़े 4 दिन से हो रहे हैं। हाँ। यहाँ किसी मंत्री का अधिकार बैठा हुआ है, हाँ। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? ठीक बात है। ये मैं समझता हूँ गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जी। लॉ एंड ऑर्डर की कोई चीज नहीं रहेगी ना की, इसलिए इस पे कार्रवाई सख्त होना चाहिए, इसलिए आगे ये इलेक्शन ईयर है। जी, अमिताभ अग्निहोत्री जी प्लीज संवाद की टिप्पणी करिए।
मुझे लगता है बहुत सारी बातें कह दी गई, सारे पक्षों पर बात रखी और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत के भीतर ये मामला है और दो अदालतें एक साथ सुनवाई कर रही हैं। एक जनता की अदालत सुन रही है इस केस को और एक न्यायपालिका की देहरी के भीतर ये केस है। और आज जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने जो रुख लिया है उस रुख से मैं आशान्वित हूं और मुझे लगता है कि दुर्गा शक्ति नागपाल को 7 दिन की बजाय हो सकता है 17 दिन निलंबित रहना पड़े, लेकिन अभी पूरा कैरियर बाकी है। 7 और 17 दिन माननीय नहीं रखते। जरा सोचिए, हर दिन देश भर में सैकड़ों आईएएस अधिकारी सस्पेंड होते हैं, देश भर में सैकड़ों। अखबार में छोटे अंदर के पन्ने पर सिंगल कॉलम खबर नहीं छपती, टीवी तो छोड़ दीजिए। दुर्गा शक्ति नागपाल का अभी कैरियर कितने समय का? आज पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया के बाकी बड़े मुल्कों में वो एक जो महिला है वो राजनेताओं को बेनकाब करने का प्रतीक बन गई। ठीक बात है। वो मौन है लेकिन वो सबसे ज्यादा बोल रही है। वो चुप है लेकिन उसकी चुप्पी आपको जीने नहीं दे रही। उसकी चुप्पी एयर कंडीशन में भी पंचम तल और कालिदास मार्ग पर पसीना ला रही है। वो नहीं बोली, उसका कोई वक्तव्य किसी के पास नहीं। प्रशासनिक जो नियमावली है सेवा की उसके अधीन काम कर रही है। आपने टेच कर दिया, वहां चली गई रिपोर्ट कर ले, कुछ नहीं कहा ना। आज हाईकोर्ट ने कहा भी कि दुर्गा शक्ति नागपाल अगर आई होती हमारे पास पिटीशन लेके तब हम स्टे देने पर विचार करते, लेकिन चूंकि पीड़िता खुद नहीं आई है, किसी तीसरे आदमी ने मुकदमा किया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसलिए हम इस पर स्टे नहीं करते। लेकिन जजेस ने जो टिप्पणी की वो महत्वपूर्ण है और वो टिप्पणी मुझे लगता है इन 7 दिनों में दुर्गा के लिए सबसे बड़ी टिप्पणी है जो अदालत के ने की कि अब हमको लगता है अब तक के दस्तावेज देखकर जो पिटीशन में साथ लगाए गए थे दस्तावेज, उनको देखकर लगता है कि दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपनी जिम्मेदारी का प्रामाणिकता के साथ जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया है। किसी आईएएस अधिकारी को इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या चाहिए? क्या मुख्यमंत्री लिखेंगे सीआर? ठीक बात है। जिसकी सीआर अदालत ने लिख दी, वो भी हाई कोर्ट ने, और जनता की अदालत में जो भरे इजलास में लिख दी हो, और जिसकी सीआर पूरे देश की जनता लिख रही हो खुद और कह रही हो कि दुर्गा तुम पर नाज है, उसको क्या चाहिए? ठीक बात है। अब सवाल ये नहीं कि दुर्गा का कोई नुकसान हो रहा है, अब सवाल ये है कि राजनेता कितने और बौने होंगे। दुर्गा को जहां पहुंचना था दुर्गा पहुंच गई। निलंबन कोई माने नहीं रखता आप दुर्गा शक्ति नागपाल के लिए। एक आइकॉन हो गई दुर्गा शक्ति नागपाल, और जब आप आइकॉन हो जाते हैं तो आप छोटे मोटे प्रशासनिक हानि लाभ से परे हो जाते हैं। ठीक बात। आज नहीं तो कल हाईकोर्ट से बहाली मिल जाएगी, अगर सरकार को सद्बुद्धि नहीं आती है तो भी। ये इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन इस एक घटना ने सरकार को, नेताओं को जरूर बेनकाब कर दिया। जी, और सिर्फ एक लाइन कह के इस चर्चा को खत्म करूंगा। सरकार के लिए खास तौर पे, सरकार में बैठे लोगों के लिए खास तौर पे, उम्र भर मैं ये भूल करता रहा, उम्र भर मैं ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। यह सरकार की दिक्कत है। सरकार में बैठे लोग ये कर रहे हैं, सरकार को यह समस्या है। और आईना तोड़ देने से, मुख्यमंत्री जी, अगर शक्ल बदल जाती होती तो न जाने कितने आईने अभी तक तोड़े जा चुके होते। और जो आईना तोड़ रहे हैं आपकी सरकार में बैठे लोग, वो दुर्गा शक्ति नागपाल के आगे आईने तोड़ने के कुकत्र करके खुद को और ज्यादा बौना कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा इससे। ये सब जो हरकतें हैं सरकार की तरफ से हो रही हैं, इससे सरकार का इकबाल कम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और अखिलेश जी, आप तो नौजवान मुख्यमंत्री हैं, आप तो समाजवाद का उजला नौजवान चेहरा हैं, आपसे बहुत उम्मीदें हैं हमको। कम से कम ये दिन देखने के लिए तो हमने वोट देके आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। अखिलेश जी, आप माने या ना माने, मैं बुरा जरूर हूं, कटु शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। कल मेरे साथ क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रदेश के साथ जो हो रहा है मुख्यमंत्री जी, ये सही नहीं हो रहा।
बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी, बहुत शुक्रिया हैदर साहब। अमिताभ जी आप बंद रहेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी।